यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? ठीक, आप मुझे बताओ, रेट जो हमारा रेट है उसको हम कैसे लिखते हैं? रेट को हम लिख लें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज लिख रहे हैं ना। सपोज डेल्टा ए लिखा, डेल्टा बी लिखा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम है, ये है। तो आप देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। सिंस यहाँ कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूज हुई है ये बताओ, मोलैरिटी यूज हुई है, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, ये होता है ना। तो आप लिखो सिंस कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को मोल्स लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं या फिर मोल अपॉन लीटर भी लिख सकते हैं। यही मोल बाई लीटर जो होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ मोलैरिटी यूज हुई है, तो कॉन्सेंट्रेशन का देखो रेट क्या होता है? रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना। तो ऊपर भी ऊपर तो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे जिस मर्जी की ले लो, नीचे टाइम है। तो कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? एंड यहाँ लिख सकते हो टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड या फिर मिनट, ये आपको पता है। ठीक, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ किससे एक्सप्रेस किया गया है? मोल्स पर लीटर से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड से या फिर मिनट से, ये आपको पता है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं आपको पता है। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है नीचे टाइम है, इतना याद रखो। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल अपॉन लीटर डिवाइडेड बाई ये टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड हो सकता है या फिर मिनट हो सकता है। ठीक, या आप इसको ऐसे लिख लो, इसको मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, मोल लीटर इनवर्स कर दो डिवाइडेड बाई इसका यूनिट होता है सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स हो जाएगा ऐसे। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसका यूनिट? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या आ जाएगा? सेकंड ऊपर जाएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करें, टाइम का यूनिट मिनट ले लें तो फिर कैसा आएगा? मोल लीटर इनवर्स तो वैसा ही आएगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। टाइम को अगर हम मिनट ले लें तो मिनट इनवर्स आ जाएगा। मिनट को यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स आ जाएगा। मिनट में होगा तो ऐसा यूनिट आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो एक आप ऐड कर लो, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस। आपको पता है गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर का यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का यूज। ठीक, ये आपको पता है। तो आप लिखोगे इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस प्रेशर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आएगा? प्रेशर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं? गैसियस रिएक्शन में प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, एंड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड, एंड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड। आपको पता है प्रेशर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर्स में। ठीक, और किस में कर सकते हैं? बार में, टॉर में, पास्कल में, है ना, इसमें कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? यहां लिखोगे हेंस यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, गैसेस के केस में प्रेशर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेशर से, है ना। कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख देते हैं, तो प्रेशर के यूनिट होते हैं एटमॉस्फेयर। तो आप देखो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ये मोल पर लीटर है ना, तो इसको आप अगर प्रेशर से रिप्रेजेंट करो तो प्रेशर अपॉन टाइम आएगा, टाइम।
तो प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ATM से, एटमोस्फेयर से, डिवाइडेड बाई टाइम को सेकंड से। तो कैसा आएगा यूनिट, ATM सेकंड इनवर्स आएगा या फिर ATM मिनट इनवर्स आएगा, यही चीज़ है ना। क्योंकि इसकी जगह कंसंट्रेशन की जगह यहाँ गैसेस के केस में प्रेशर को यूज़ किया जाता है, ठीक। तो आप बोलोगे इसमें कैसा आएगा, कैसा यूनिट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आएगा ATM सेकंड इनवर्स, या फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट करके देखने की ट्राई करो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है। एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक। तो देखो मैंने पहले से यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इसको पहले से ही लिख लो, लेकिन अभी आप मत लिखो मेरे हिसाब से, पहले आप समझ लो फिर आप लिखना, ठीक। तो आप देखो पहले समझते हैं इसको कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा है पहले एवरेज रेट, पहले समझा देता हूँ फिर आप लिख लेना इसको, ठीक। देखो यहाँ लिखा है एवरेज रेट, और ये क्या होता है आपको पता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सपोज कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ मैंने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना है या कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो उसका कभी रेट 20 रुपये हो रहा है, कभी 40 रुपये, कभी 50 रुपये, तो मैं उस बंदे से पूछूंगा एवरेज बता, मतलब एवरेज कितना रहता है रेट, ठीक है, ऐसा बोलूँगा। तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई गाड़ी है सपोज़ वो चल रही है कभी 10 की स्पीड से, कभी 40, कभी 50, कभी 5, तो हम क्या करते हैं उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, वही एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज किस चीज़ के लिए निकालते हैं, जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है उसके लिए एवरेज निकालते हैं, ये आप याद रखना। आप देखो यहाँ लिखा है एवरेज रेट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आप कहाँ पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हो। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि जो रिएक्शन का रेट है, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्या चीज़, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। ये कौन बोलता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा। क्या बोलता है कि जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अभी इसका थोड़ा सा यूज़ होगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो रेट है, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, डिपेंड करता है रेट, ठीक। आगे लिखा है विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। आपको मैंने बताया था कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती है तो तभी लिखा है विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है रिएक्टेंट के लिए और इंक्रीजिंग है प्रोडक्ट के लिए, तभी रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर। और वो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो रिएक्शन के दौरान क्या करती रहती है, घटती रहती है या फिर बढ़ती रहती है, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है देयरफॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन, रेट, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रिएक्शन के दौरान कभी घटती रहती है और बढ़ती रहती है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती रहती है, कभी कम घटती है, कभी ज़्यादा घटती है, मतलब कांस्टेंट रेट से नहीं घटती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब क्योंकि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की घटती रहती है, कभी तेज़ घटती है, कभी आस्ता घटती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि जो रिएक्शन का रेट है, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है, वो भी जो है पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है रिएक्शन की, कभी कम हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक। अब आप देखो यहाँ ये जो पॉइंट हमने लिखा है
कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहती, रेट का मतलब स्पीड, तो रिएक्शन की अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कैसे पता चला हमें? लॉ ऑफ मास एक्शन से पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है? रिएक्शन के दौरान घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी रिएक्शन के दौरान क्या होगी? घटती रहेगी, कभी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे, देखो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ T1 से T2 टाइम में रिएक्शन चल रही है इसके दौरान, ठीक, हम देख रहे हैं कि T1 से T2 के दौरान इतने टाइम में रिएक्शन को क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे इतने टाइम के बाद, इतना टाइम जब होता है ना, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज R1 से R2 हो गई, है ना, ऐसा हमने देखा था। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, टाइम T1 से T2 हुआ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, मतलब घट गई, या फिर प्रोडक्ट हुआ तो बढ़ गई। तो आप बोलोगे इस टाइम में यहाँ जो क्या हो रहा है, कभी कॉन्सेंट्रेशन कम घट रही है, कभी ज़्यादा घट रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो देखो जहाँ चीज़ चेंज होती जाती है वहीं तो एवरेज निकालते हैं, तो आप देखो अगर इस पॉइंट को देखोगे तो लिखा हुआ है देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब जब रिएक्शन होती है तो पूरी रिएक्शन के दौरान रिएक्शन की स्पीड एक जैसी नहीं रहती, कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, गाड़ी से कंपेयर कर लो, ठीक है। अब देखो हेंस देखो यहाँ क्या लिखा है, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड अबोव इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, अभी जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन सीखा वो कैसा सीखा था हमने? ऐसे वाला, डेल्टा वाला, वही है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड अबव। इसलिए जो हमने अभी रेट ऑफ रिएक्शन जो अभी हमने सीखा वो कौन सा रेट है? वही हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। आई समझ आपको? क्योंकि हमने कैसा रेट सीखा था? हमने सीखा था 2 टाइम इंटरवल के बीच में, मतलब T1 से T2 के बीच में थोड़ी सी ऐसी टाइम में, उसके दौरान क्या हो रहा है। तो उसके दौरान क्या हो रहा है, देखो उसके दौरान कभी स्पीड घट रही है, कभी कंसंट्रेशन घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो कंसंट्रेशन घटेगी, कभी बढ़ेगी, तो क्या होगा? उसी हिसाब से रेट भी तो बढ़ेगा, स्पीड भी तो घटेगी बढ़ेगी। तो हम बोलेंगे ये जो टाइम T के बीच में कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट बोलते हैं। देखो ना, जब घटता है कभी बढ़ता है तभी तो एवरेज यूज़ करते हैं ना। तो वही यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड अबोव, मतलब अभी तक जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन सीखा ऐसा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अभी आपको और चीज़ें इसमें समझ आएंगी, ठीक है। अबोव इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल चूजन, मतलब जो हमने टाइम इंटरवल चूज किया था, कौन सा चूज किया था? T1 से T2, इस दौरान जो क्या हुई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हुई, है ना, वो कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो हमने रेट लिखा था कैसा, डेल्टा R बाई डेल्टा T वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो रेट है ये कैसी रेट का मतलब हो गया? स्पीड। कैसी स्पीड है? ये एवरेज स्पीड है। मतलब डेल्टा T का मतलब यही होता है ना, T2 माइनस T1, तो ये होता है R2 माइनस R1, यही होता है। इनके दौरान जो कुछ हो रहा है वो कभी चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब देखो एवरेज रेट है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा, हमने डेल्टा यूज़ किया वो। अब देखो जब हम इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और थोड़ा सी ब्रेक ले लो, थोड़ी चाय पी लो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है एवरेज रेट, आर एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं RAV से, ठीक है। एक बार बड़ा लिख दूं तो RAV, ऐसे करते हैं एवरेज रेट को रिप्रेजेंट। तो अगर मैं रिएक्शन लिख लूँ, सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वही जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। तो वहाँ हम अगर एवरेज रेट लिखेंगे तो क्या होगा? देखो एवरेज रेट उसके लिए वही सेम होगा। देखो डेल्टा, ये डेल्टा वर्ड यूज़ है, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू ये प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T। ये वही है जो हमने पहले लिखा था, इसी को बोलेंगे कौन सा रेट है? ये एवरेज रेट। क्योंकि हमने इसमें एक टाइम इंटरवल चूज़ किया है ना, हमने टाइम चूज़ किया है कि T1 से T2 जाते ये होगा, तो उसके बीच में कॉन्सेंट्रेशन कभी घटती है कभी बढ़ती है। कौन बोलता है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। अब देखो जनरल, हम अगर जनरली देखें तो R एवरेज किसके बराबर होगा? देखो ये क्या है? डेल्टा R बाई डेल्टा T। ये डेल्टा R भी कॉन्सेंट्रेशन है, डेल्टा P भी कॉन्सेंट्रेशन है, सारी की सारी, चाहे प्रोडक्ट है चाहे रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन ही। तो जनरली हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये लिख सकते हैं। डेल्टा C बाई डेल्टा T भी लिख सकते हैं। यहाँ C का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा जहाँ यूज़ होगा तो इसका मतलब वो क्या है?
जहाँ डेल्टा यूज होगा तो वो क्या है, एवरेज रेट है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो एवरेज रेट को आर ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रेट वही होता है जो हमने अभी तक सीखा है। मार्कर खराब हो गया शायद, ठीक है। आप देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां डेल्टा यूज होगा तो उसको क्या बोलोगे, वो कौन सा एवरेज रेट है, ठीक। तो एवरेज रेट क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में जब रेट देखते हैं, मतलब T1 इधर था, T2 इधर था, उन दोनों के बीच में बड़ी जगह, मतलब T1 इधर था, ये इधर था, तो इन दोनों के बीच में जो जगह बच गई, वहाँ जो रिएक्शन हो रही है, वहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, वो कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक है। तो आप बोलोगे जहाँ डेल्टा यूज हो गया तो हम बोलेंगे वहाँ क्या है, एवरेज रेट। आई समझ आपको। अब आप देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। देखो आपको पता होगा इंस्टेंट वर्ड का, जैसे मैं बोलूँ कि, जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मैंने ये किया, तो मैंने कभी आस्था किया कभी तेज़, ठीक है। तो वो अगर मैं निकालूंगा तो वो हो गया एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि अभी इस सेकंड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज इस सेकंड के ऊपर मैं अभी ऐसे किया मैंने, तो ये हो गया इंस्टेंट। मतलब जैसे अभी सेकंड चल रहा है 1, इस पे मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इस पे मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो एक पार्टिकुलर टाइम है ना, एक पार्टिकुलर सेकंड, उसको बोलते हैं एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक ही टाइम जिसमें मतलब इंटरवल ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि 0 से 20 के बीच में इतना है, वो इंटरवल है, वो एवरेज में आ जाता है। अगर मैं बोलूँ सीधा 1 सेकंड के मैं यहाँ हूँ, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंट, 1 सेकंड के ऊपर, ठीक। तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट, पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ो, इसकी थोड़ी सी और डिटेल है, हम इसको साफ करके करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ लिखा है रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, यही लिखा है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर हमें एक टाइम इंटरवल दिया जाए कि T1 से T2 के बीच में ये हो रहा होगा, तो वो कौन सा रेट है, एवरेज। अगर मैं बोलूँ एक टाइम में सीधा T, इसके ऊपर क्या रेट है, क्या स्पीड है, सपोज रिएक्शन जा रही है यहाँ से, सपोज मैं ऐसे मानता हूँ, यहाँ से रिएक्शन हो रही है, तो मैं बोलूँ इस जगह क्या होगा रेट, इसका जा रही है रिएक्शन, इस जगह रेट देखेंगे तो उस रेट को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, सॉरी एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट। आगे जा रही है, इस पॉइंट पे क्या होगा रेट, तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी सेकंड के ऊपर जो हम रेट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हम जब कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है किसी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की टाइम के साथ, सॉरी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको एक बार पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कैसे चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो आप देखो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे आप एक काम करोगे, पहले एवरेज रेट लिखोगे, उसके नीचे इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे, उसमें आप लिखोगे जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस, ऐसे, ठीक है ना। तो आर इंस्टेंटेनियस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, यहाँ डेल्टा की जगह क्या लग जाता है, डी लग जाता है, बस जैसे मैं बोलूँ जनरल वे में बोलूँ तो डी सी बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ क्या था, डी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक। और यहाँ क्या हो गया, डी सी बाई डी टी, ये आ गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पता है ना आपको, देखो यहाँ आप लिख सकते हो कि इसको आर आई एन एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, डी सी बाई डी टी बन जाता है, और कुछ नहीं, और यहाँ क्या रहता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो आप लिख सकते हो डेल्टा जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज चेंज को, लार्ज चेंज, बड़ी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज। मतलब यहाँ बहुत कम टाइम में जो है, बहुत मिली सेकेंड में रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो दिखाई जाती है। तो डी जो होता है वो होता है स्मॉलर चेंज के लिए, और डेल्टा होता है लार्जर चेंज के लिए। ये आप याद रखोगे, ठीक। नहीं हो रहा तो एक पार्टिकुलर टाइम आ गया ना, तो ऐसा हो सकता है कि जब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के ऊपर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लगाते हैं, मतलब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो तब ये किसके बराबर हो जाता है, डी सी बाई डी टी के बराबर हो जाता है,
ठीक। और ये क्या था, एवरेज रेट। एवरेज रेट के ऊपर हम डेल्टा टी को 0 को अप्रोच कराया, लिमिट लगाई तो dc/dt हो गया। ठीक, ये आप फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं कोई रिएक्शन देखता हूँ, आपको पता चल गया ना इंस्टेंटेनियस रेट को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो आपसे बोल दिया जाए इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखो, तो क्या लिखोगे, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेल्टा की जगह डी लगा देना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई डी टी, ये आ जाएगा। और आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती रहती है तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है तो प्लस आएगा। ये इज इक्वल टू ऐसे लिख लेना। ठीक, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस रेट। आई समझ आपको। और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते, ऐसे। ऐसा भी बोल सकते हो, जब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी में डेल्टा टी 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा टी चेंज है, चेंज 0 है तो 0 के आसपास है। अगर चेंज बिल्कुल 0 के आसपास है इसका मतलब चेंज है ही नहीं, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट हो गया ना टाइम का। ठीक, तो इसको बोल देंगे ये। तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, आ रहा है समझ आपको। अब देखो, अब हम जनरली एक बनाते हैं बड़ा सा जनरल, कोई रिएक्शन है उसके लिए रेट कैसे लिखेंगे। तो आप फॉर अ जनरल रिएक्शन, कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए के रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, और सी मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं प्लस डी मोल्स ऑफ डी बन रहे हैं, ऐसा आपको पता होगा। ठीक, आपको पता है ना रिएक्शन के पीछे कभी हम यहाँ लगाते हैं ना बैलेंस करने के लिए, तो उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये वही है, ए मोल इसका मतलब ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये बी यहाँ कोफिशिएंट है, सी कोफिशिएंट है, डी कोफिशिएंट है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जनरल, तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे। ठीक, तो आप देखो, हम यहाँ चाहे इंस्टेंटेनियस की बात करो चाहे एवरेज की बात करो, सिर्फ डी को रिप्लेस करना है। तो मैं अगर यहाँ इसके लिए लिख रहा हूँ रेट, ठीक, तो आपको पता है यहाँ ये चीज़ें क्या है, रिएक्टेंट से, ये क्या है प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट से और ये रिएक्टेंट है। तो रेट को कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस में लिखें तो, ठीक, आर इंस्टेंटेनियस कर दो, मतलब मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे क्या आएगा यहाँ, इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये आएगा। ये ए है ना यहाँ, पहले अभी इस सिर्फ कैपिटल ए को देखो, ए बी जो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, तो ए जो है ये छोटा ए, छोटा बी जो है ये क्या है, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। तो ये क्या दिखाते हैं आपको पता है, ये दिखाते हैं कितने मोल हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है, स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है आपने। ठीक, देखो रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, पहले देखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसकी फॉर्म में लिखो तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसकी टर्म में लिखो तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी की टर्म में लिखो तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये अब आप देखो, हमें दो काम और करने हैं। आप देखो ये तो सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेट। आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ यहाँ डी है ना और कुछ नहीं है। यहाँ आप अगर डेल्टा, डी को हटा के डेल्टा लगा दोगे तो कौन सा बन जाएगा, एवरेज रेट। ठीक है ना, डी को हटा के डेल्टा लगाओगे तो एवरेज रेट बन जाएगा। तो अगर डेल्टा को हटा के डी लगाओगे तो इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा, और कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ हमने इस ए को तो लिखा, डी बाई डी टी तो क्या चीज़ है, डी डी जो है ना, डी बाई डी टी ये तो इंस्टेंटेनियस रेट वाला है। तो ए जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ की, ए बी सी डी, तो ये ए बी कहाँ गया, ये ए बी सी डी। तो हम पता क्या करते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ये मोल्स दिए होते हैं ना ए बी सी, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, इससे डिवाइड कर लेते हैं। सपोज अगर यहाँ ए है तो हम यहाँ 1/a लिख लेंगे। ठीक, इधर बी है ना, तो बी वाली के साथ 1/b कर लेंगे। ठीक, सी है तो सी के पीछे सी कोफिशिएंट है तो 1/c कर लेंगे, इस कोफिशिएंट को डिवाइड कर लेंगे इसके साथ। तो डी है, यहाँ डी है तो इसको क्या करेंगे 1/d। ठीक, अब देखो और क्या काम करना है आपको, आपको पता है ये ए और बी वाले क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स है तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, घटते हैं, तो इनके साथ माइनस साइन आएगा। ये इज इक्वल टू थोड़ा सा सही कर लेना आप, इनके साथ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक, माइनस साइन, और ये इज इक्वल टू है इधर, तो इनके साथ क्या आएगा
यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं हम क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। कोई जर्नल रिएक्शन है जिसमें मोल्स भी दिए हुए हैं हमें, ए बी सी डी मोल भी दिए हुए हैं, तो इनके लिए इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो देखो अगर मैं बोल दूं आपसे कि एवरेज रेट लिखो तो क्या लिखोगे, आर, ये आर कैपिटल नहीं आएगा यहाँ, ये छोटा है, आर एवरेज इज इक्वल टू, तो इसी को चेंज करोगे एग्जैक्ट सेम टू सेम, ये क्या है -1 पाई ए है ना, -1 बाई ए लिखोगे, डी बाई डी टी की जगह डेल्टा कर दोगे, बस डी की जगह यहाँ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/b वैसे ही आएगा, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसे ही और ऐसे ही आगे। ठीक, तो ये ऐसे आ जाएगा एवरेज रेट लिखना, ऐसे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट लिखना। तो आई होप आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना आया होगा। ठीक है, तो आप देखो इसको हम साफ करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं सीधी, तो उसमें हम लिखते हैं कि रेट कैसे होगा। एक रिएक्शन है और रिएक्शन कौन सी है, N2O5, N2O5 यहाँ से बन रहा है, N2O5 से बन रहा है NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, ये बन रहा है। ठीक, अच्छा, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4। अब आप बताओ क्या इसके लिए रेट लिख सकते हैं। ठीक, देखो रेट तो इसके लिए हम आसानी से लिख सकते हैं, रेट को सीधा इंस्टेंटेनियस लिख दो बस। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंस्टेंटेनियस रेट यूज़ किया जाता है, तो आप क्या करो सीधा इंस्टेंटेनियस लिख दो, है ना। तो आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन आप इंस्टेंटेनियस लिख दो, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या लिखोगे रेट इसका, क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt। ठीक, ये लिखोगे, और यहाँ क्या है 2, तो इसको क्या करोगे 1/2 ये करोगे, और ये क्या चीज़ है रिएक्टेंट, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 4 है, सीधा 1/4 कर दो। ठीक, उसके बाद d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt, और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक, इज इक्वल टू, इस O की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो रेट यही होता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को रेट बोलते हैं। तो इसको चाहे आप ऑक्सीजन की टर्म में लिखो, चाहे इसकी टर्म में लिखो, चाहे इसकी टर्म में लिखो। ठीक, तो आप ऑक्सीजन की टर्म में कैसे लिखो, देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं पीछे 1 ने, तो 1 को क्या लिखोगे, कुछ नहीं, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt, ये आ जाएगा, तो इसके पीछे भी क्या आ जाएगा प्लस। तो बस आपने ये देखना है कि यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या कर देते, 1/, में लिख देते, बाकी एग्जैक्ट सेम है। तो अगर आपको एवरेज रेट लिखना हो तो इस डी को कहाँ से, डेल्टा से रिप्लेस कर दोगे, डेल्टा लिख दोगे तो एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक, और ये कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप देखो, आपसे एक दो चीज़ें और भी पूछी जा सकती हैं। आप मुझे बताओ, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मुझे बताओ ये क्या है, ये N2O5 यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है यहाँ प्रोडक्ट्स है। ठीक, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, आप देखो जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ये होगा, आपको पता है। अब आप देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, आप देखो रिएक्शन के दौरान N2O5 क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा, मतलब N2O5 के डिसअपीयर होने का रेट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखोगे सीधा, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt, और साथ में क्या लगाओगे माइनस। जब आप ये करोगे, किसी का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे, तो उस टाइम आपको ये 2, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना 4, 2, ये नहीं देखना है उसको, मतलब उस टाइम ये नहीं देखना है, सीधा सीधा ये लिख देना है एग्जैक्ट, जैसा हमने पहले किया था। अब देखो ये सीधा आपको लिख देना है dN2O5/dt, साथ में माइनस लगा देना है। ठीक, अब देखो दूसरा, आप यहाँ ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या फिर डिसअपीयर हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू इतना। अब देखो ये
ये जो चीज़ें ये क्या हो रही है, अपीयर हो रही हैं या ये फॉर्म हो रही है, फॉर्म हो रही है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन को हम अपीयर भी बोलते हैं, अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक, ऑफ NO2। NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस लिख दो। देखो ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 भी बोल सकते हैं। अब देखो O2 भी फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, NO2 का लिखो तो कैसे लिखोगे, लिखोगे ना DNO2 डिवाइडेड बाई DT, बस और कुछ नहीं। और यहाँ ये 4 है, इसको नहीं लेना है, 4 को सिर्फ उस टाइम लोगे जब रेट लिखोगे, मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको सिर्फ उसी टाइम लेना है जब आप क्या करोगे, रेट लिखोगे, ठीक। जब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन बोलते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो ये लिखना है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, वही सेम लिखना है, सिर्फ ये कोफिशिएंट नहीं लिखना है, ठीक। तो यहाँ देखो NO2 बन रहा है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस साइन, तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे DO2 अपॉन DT, तो ये बन रहा है तो प्लस साइन। तो ये 3 चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको एक रिएक्शन दे के पूछा जा सकता है, सपोज ये रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से कोई एक भी लिख लो तो रेट ही है, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट को लेना है। और जब रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये लिखोगे तो कोफिशिएंट को उस टाइम क्या करना है, नहीं लेना, ठीक है। आई समझ। तो एक और रिएक्शन करते हैं, आप जल्दी जल्दी बताओगे मुझे। N2 प्लस रिएक्शन है हमारे पास, N2 प्लस 3H2, यहाँ से बन रहा है NH3, अमोनिया बन रहा है, और ये बन रहे 2 मोल्स, ठीक। बताओ क्या आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो ये आपका होमवर्क है, लिखना है। अगर नहीं लिख सकते तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ मुझे मैसेज करना, ठीक है, मैं फिर आपको वहाँ समझाऊंगा। इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ NH3 ये लिखना है, और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ H2, ये 3 चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। अभी देखो ये जो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं इनको हम ग्राफिकली भी डिटरमाइन करते हैं, तो हम ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट हो रहे हैं बस, उसके बाद वीडियो खत्म। हेलो हेलो, आप देखो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर 2 ग्राफ बने हुए हैं हमारे पेज नंबर 63 के ऊपर, ठीक है। ऐसे वाले 2 ग्राफ हैं, उनको हम यहाँ ड्रा करके देखते हैं। देखो पहला ग्राफ है हमारा ऐसे, और यहाँ दूसरा बना लेते हैं ऐसे, ठीक। तो नीचे लिखा हुआ है टाइम और इस तरफ लिखा हुआ है, पहले में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। और इस ग्राफ में लिखा है यहाँ टाइम और यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। अब आप देखो, आप मुझे बताओ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है ना, घटती है ना। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना, आस्ता आस्ता घटेगी। तो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, तो जब ये घटेगी तो ये ऐसे घटती है, ग्राफ ऐसा आता है, ठीक। और आपको पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ती है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं होता है, 0 होता है ना। तो आस्ता आस्ता टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, ऐसे बढ़ती है। तो आप देखो ये दोनों ग्राफ आपको करने हैं, ठीक।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसा होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसा है। ये दिखा रहा है कि टाइम के साथ बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक जगह जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब उस टाइम प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, तो फिर बढ़ेगा नहीं, फिर एक ही बार बन जाएगा तो ग्राफ स्ट्रेट। ठीक, इसी तरह ये घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल घट जाएगा। ठीक, तो ऐसा ग्राफ यहाँ बनता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। देखो ना, ये दोनों ग्राफ जो है ये किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम रिएक्टेंट की टर्म में रेट को देखते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, मतलब आस्ता 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 घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है और ग्राफ घट रहा है। ठीक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही है टाइम के साथ। यही तो हमने देखा था, इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ सपोज हमारे पास यहाँ टाइम t1 है। ठीक, ये थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं, इसको इस जगह ले लो। यहाँ हमारा टाइम t1 है और यहाँ हमारा टाइम t2 है। ठीक, तो इसको अगर आप यहाँ से ऊपर ज्वाइन करोगे तो ये टाइम t1 पे ये यहाँ टच होगा, इस लाइन को जहाँ टच करेगा वहाँ से इधर कर लो, तो हम बोल देंगे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ क्या थी, R1 थी, और टाइम t2 को यहाँ से ऊपर खींचोगे तो यहाँ टच हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ क्या थी, R2 थी। अब आप देखो टाइम t1 के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी, जब टाइम बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ रहा है ना टाइम, 1 2 3 4 करके इधर बढ़ता है, बढ़ के टाइम t2 हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली देखो घट गई। पहले इतनी थी, ये लाइन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, पहले इतनी थी, कंसंट्रेशन इतनी थी, अब घट के यहाँ हो गई, तो घट गई ना ये, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे होता है तो घट गई। ठीक, अब आप देखो इसमें आपको अगर मैं बोलूँ एवरेज रेट निकालो। ठीक, देखो ये जो यहाँ से यहाँ t1 से t2 को जो टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं, देखो ना यहाँ से यहाँ टाइम का डिफरेंस है जो, इसको क्या हम डेल्टा t बोल सकते हैं, डेल्टा t है ये, और R1 से R2 के बीच में जो डिफरेंस है इसको क्या डेल्टा R बोल सकते हैं। ठीक, बोल सकते हैं ना डेल्टा R। देखो ना R1 से घट के R2 हो गया तो चेंज हो गया ना, तो चेंज को डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको R एवरेज लिखना हो, एवरेज, तो क्या लिखोगे, डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये लिखोगे। और आपको पता है रिएक्टेंट घट रहा है तो यहाँ क्या साइन आएगा, माइनस। ठीक, और अब आपको पता है कि डेल्टा R क्या चीज़ है, इज इक्वल टू डेल्टा R क्या है, डेल्टा R होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल पहले कितना था, रिएक्टेंट R1 था, बाद में हो गया R2, तो फाइनल कौन सा है, R2, तो डेल्टा R की जगह आप लिख सकते हो R2 माइनस R1, क्योंकि हमने बोला है ना यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसी को डेल्टा R बोला है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अभी हमने पहले ऐसा बोला भी था, देखा भी था कि डेल्टा R इज इक्वल टू कितना होता है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T कितना होगा, चेंज इन टाइम, T1 पहले था अब T2 हो गया तो T2 माइनस T1 होगा। तो ऐसे आप एवरेज रेट निकाल सकते हो ग्राफ से। ठीक है, एवरेज रेट ऐसे आप ग्राफ से निकाल सकते हो। आपको पता है ग्राफ में यहाँ वैल्यूज़ होती है, यहाँ कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, इधर कोई वैल्यू, इधर कोई वैल्यू होगी, तो एवरेज बस ग्राफ से वो वैल्यू देखोगे, यहाँ से वैल्यू देखोगे, यहाँ पुट करोगे तो एवरेज रेट निकल जाएगा। अब देखो ये जो एवरेज रेट है ना, ये क्या है, ये दो टाइम इंटरवल के बीच में दिखा रहा है, T1 से T2 के बीच में इतनी जगह देखो, बड़ी सी जगह है ना, तो इस बड़े से इंटरवल का रेट है, इसी को बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक, अब आप देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है, देखो ये हमारा एवरेज रेट है, एक पार्टिकुलर टाइम पे रेट नहीं है, दो एक मतलब एक टाइम इंटरवल के बीच में रेट है, T1 और T2 के बीच में जो रेट है उसको बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक, इसी को हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें देख सकते हैं, सपोज यहाँ हमारे पास टाइम T1 था और इधर था हमारा टाइम T2। अब देखो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट इतना था तो उसको बोलते हैं P1 था, और टाइम यहाँ से बढ़ के T2 हो गया तो कंसंट्रेशन देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गई तो P2 हो गई कंसंट्रेशन। देखो ना यहाँ पहले P1 था टाइम T1 पे, तो P2 हो गई टाइम T2 पे, तो बढ़ गई कंसंट्रेशन। अब आप देखोगे इसको, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा T बोलते हैं, और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ डेल्टा P बोलते हैं। तो इसके लिए आप R एवरेज निकाल सकते हो ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये आएगा। एक चीज़ याद रखनी है, ये माइनस है, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 R1, इसको ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि
ये तो वैल्यू इसकी है ना, ये माइनस इसके साथ है, ये माइनस यहाँ लगाना है, ठीक, ये इज इक्वल टू ये माइनस लगाना है। अब देखो ये आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी आएगा। अब देखो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना, पहले कितना था P1, बाद में हो गया P2, तो क्या आ जाएगी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टाइम T2 माइनस T1। तो यहाँ क्या है, ये तो प्लस ही है, यहाँ प्लस यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आर एवरेज हम इस ग्राफ से ऐसे निकालेंगे एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट निकालना ग्राफ से बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू निकाल के पुट करना है, दैट्स इट। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, पहले आप ये समझो। इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, सपोज मैं बोलूं यहाँ, एक मिनट मुझे इस ग्राफ को थोड़ा सा सही करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करो इसको, मैं आपको ग्राफ यहाँ अटैच कर देता हूँ जो बुक पे बने हुए वो आप देख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऊंचा कर लो ना इसको, ठीक। तो ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है, 12th क्लास में आप पढ़ते हो यहाँ से ये, और अब टाइम यहाँ आ जाएगा R2 इधर आ जाएगा, फिर भी तो घट ही रही है, ठीक, वैल्यू घट रही है। अब आप देखो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब है, सपोज ये तो था T1 और T2 के बीच में टाइम, तो उसको बोला था एवरेज। इंस्टेंटेनियस हो गया, सपोज मैं बोलूँ यहाँ बताओ ये टाइम T है, इस टाइम पे बताओ रेट क्या है। अब देखो यहाँ इंटरवल तो है नहीं, ये एक पार्टिकुलर टाइम है, सपोज यहाँ कोई टाइम T है, बताओ इस पे रेट क्या है, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक, आई समझ। अब देखो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं आर इंस्टेंटेनियस, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, और यहाँ क्या लगेगा माइनस, ठीक। और ये कैसे निकालोगे आप, ये होता है हमारा इज इक्वल टू स्लोप के बराबर। स्लोप आपको पता है ना, आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक मैथमेटिक्स वाला पढ़ा होगा, वहाँ आपको बताया जाता है। देखो अगर स्लोप निकालोगे ना, स्लोप तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर इंस्टेंटेनियस की। मैं अभी आपको बताता हूँ स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो अगर यहाँ माइनस है तो स्लोप के साथ भी क्या आएगा माइनस, ठीक। तो आप देखो इसके लिए ये जो इंस्टेंटेनियस है इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसमें भी देख लेते हैं। इसमें सपोज आपको बोला जाएगा, बोल दे के इस पार्टिकुलर टाइम पे निकाल दो, ये कोई पार्टिकुलर टाइम टी है, इस पे निकाल दो इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी, यहाँ प्लस साइन आएगा, और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्लोप के, और यहाँ प्लस। तो आप देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये ग्राफ में अभी अटैच कर रहा हूँ, तो आप वहाँ देखना। आपको पता है एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है आपको। कहाँ टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ ये कट रहा है टी, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है स्ट्रेट, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, किस पॉइंट को, ये जो कर्व है ना, कर्व, इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसको टच करती है, इसको क्रॉस नहीं करती है, ठीक। ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया ना इधर। तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करोगे ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, कैसे बताता हूँ, रुको, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ना, तो यहाँ आपको क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं, टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट का मतलब है एक यहाँ लाइन ड्रा करनी है, ये इसके ऊपर ऐसे सीधी, सही नहीं बन रहा है ये ग्राफ जा रहा है ना, मैं रेड से करने की ट्राई करता हूँ ड्रा, ठीक। इस पॉइंट को टच करनी चाहिए लाइन, देखो ये रेड अगर आप देखोगे तो टच कर रही है इस पॉइंट को। अब आप पता क्या करोगे, इस पॉइंट को टच कर रही है लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और उसमें भी स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे निकालना है ना आपको, तो यहां क्या करोगे, टेंजेंट ड्रा करोगे ऐसे ऐसे, ठीक। ये लाइन है, ठीक, ऐसे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो देखो
आपकी बुक के ऊपर बहुत सही से ये दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो टेंजेंट कैसे ड्रा हुआ है। तो यहाँ देखो जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ से ये ना इसको यहाँ से इधर कर लो और इस ऊपर वाली साइड को यहाँ से जोड़ लो, ठीक। आप देखो यहाँ एक किस्म का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस निकालोगे ना dr/dt, तो अब आप पता क्या करोगे, ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेंजेंट ड्रा किया तो यहाँ एक ट्राइंगल सा बन गया ना, ट्राइंगल सा, ठीक। तो आप देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ ऊपर वाली यहाँ आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो ऊपर वाली जो है ना स्लोप, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इसमें क्या आएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, रुको, ऐसे। स्लोप क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो ये आप करोगे तो आपकी स्लोप निकल जाएगी, वही जो स्लोप होगी वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। आप देखो यहाँ पहले कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो पहले इतनी थी, जब टाइम आगे चला होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई होगी। तो आप देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो आपको पता है इसकी कोई ना कोई यहाँ ग्राफ में वैल्यू होगी, कोई ना कोई यहाँ ग्राफ में वैल्यू होगी। बस वो वैल्यू यहाँ आपको यहाँ से उठा के यहाँ पुट करनी है और सी इनिशियल की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। अब देखो टाइम को कौन सी रिप्रेजेंट, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसको, कॉन्सेंट्रेशन को, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ना ये इसके पैरेलल है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो इनिशियल टाइम ये होगा, ये वाली वैल्यू ये वाली, और फाइनल टाइम ये वाली वैल्यू होगी। तो फाइनल टाइम को यहाँ रखना है, इनिशियल टाइम को यहाँ रखना है, तो स्लोप आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, एवरेज रेट को तो सीधा हम ऐसे निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ एक ट्रायंगल सा बनता है, फिर आप क्या करते हो, स्लोप निकालने के लिए इस केस में कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। वहाँ बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्चुअल वाला जो ग्राफ होता है ना, एक्चुअल वाला, उसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं यहाँ, ठीक, बहुत छोटी छोटी। ऐसा नहीं कि ये एवरेज जैसा ही दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह यहाँ देखो, जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, इसको यहाँ से नीचे करोगे तो यहाँ भी एक किस्म का ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बनेगा, तो ये लाइन जो है देखो, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, तो ये लाइन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप सेम टू सेम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करोगे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन के लिए तो आप लिख ही सकते हो d/dt करके, ठीक है। तो आप देखो, आपकी जो बुक है उसके ऊपर पेज नंबर 64 के ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ये वाला मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। उसमें आप समझ सकते हो कि कैसे ऐसे ट्रायंगल बना के निकाला हुआ है, मैंने आपको बता दिया, और आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि छोटी छोटी वैल्यूज़ डाल के इंस्टेंटेनियस रेट जो है निकाला हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो हमारा एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी हमारा छोटा सा पार्ट बचता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, वो करते हैं तो बस काम हमारा खत्म। अभी देखो हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन में, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो आप लिखो पहला फैक्टर आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बताओ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे रेट डिपेंड करता है। तो आपको पता है जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो आप क्या लिखोगे इसमें, बहुत सिंपल है, ग्रेटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, तो फास्टर इज द रिएक्शन, faster is the reaction and vice versa। देखो पहला फैक्टर है कि
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है आपको पता है? थक गया हूं मैं, आप थक नहीं जाना, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर करो, ठीक। आप देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है? ग्रेटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, तो वही लिखा है ग्रेटर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी फास्टर इज द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा, उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो रिएक्शन भी क्या होगी? स्लो होगी। देखो ना, अगर रिएक्शन फास्टर होगी तो रिएक्शन का रेट भी तो ज़्यादा होगा, स्पीड भी तो ज़्यादा होगी, ठीक। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। बताओ टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन के रेट के ऊपर, स्पीड के ऊपर? तो आप बोलोगे, यहां लिखोगे द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आपको पता है रिएक्शन के अंदर जो हमारे एटम्स होंगे उनको जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उनका, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेजी के साथ मूव करेंगे तो जल्दी रिएक्शन करेंगे। तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। इस चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, कैसे बढ़ाएगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे, इसके आगे थोड़ा सा ऐड कर लो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें क्या होता है? रेट बिकम्स नियरली डबल, रेट बिकम्स नियरली डबल, ठीक है। रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है? अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। ये हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक, इसकी डिटेल है हमारे सिलेबस में। थर्ड फैक्टर कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट की प्रेजेंस, आपको पता है कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट कोई सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो आप देखो, अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन जल्दी होगी। आपको पता है कैटालिस्ट होता ही वही सब्सटेंस है जो क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो आप लिखोगे अ कैटालिस्ट जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। यहां लिखोगे विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को हमेशा बढ़ाता है, ठीक। तो आप बोलोगे अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। उसके बाद है पॉइंट हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, 4th नंबर पे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो आप बताओ, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। ये याद रखना बस, ठीक है। तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। यहां लिख लो, जितना सरफेस ज्यादा, देखो ना सरफेस कभी कभी क्या होता है, सरफेस आपस में टकराती है तो रिएक्शन होती है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस के ऊपर जो एरिया जितना बड़ा होगा तो उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो आप बोलोगे ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट्स कर देना यहां, ठीक, रिएक्टेंट्स कर देना, जहां रिएक्टेंट है वहां रिएक्टेंट कर देना, ठीक, रिएक्टेंट्स कर देना। फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक। जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। और 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ
रिएक्टेंट्स है ये, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट दो होंगे तो तभी मिलेंगे ना आपस में, ठीक। तो आप इसमें लिखोगे आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो, डिफरेंट एनर्जीज आर रिक्वायर्ड different energies are required for breaking different bonds, for breaking different bonds, ठीक। hence rate also depend upon nature of reactants, hence rate also depends upon nature of reactants, ठीक। because different reactants have different types of bonds, different types of bonds, ठीक। आप देखो, आपको पता है रिएक्टेंट जो होते हैं, सपोज अगर मैं बोल दूं एक रिएक्टेंट है ए बी, एक है हमारे पास सी डी, एक है ई एफ, डिफरेंट किस्म के रिएक्टेंट है ना, उनके बीच में डिफरेंट किस्म की बॉन्ड्स होती हैं। किसी में आयनिक बॉन्ड है, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डिफरेंट किस्म की बॉन्ड्स होती हैं। तो डिफरेंट किस्म की बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट किस्म की एनर्जी चाहिए, ठीक। आप देखो, अगर किसी रिएक्टेंट के बीच में कोई ऐसी बॉन्ड है जो जल्दी ब्रेक हो जाएगी तो उस टाइम रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। अगर किसी रिएक्टेंट के बीच में कोई ऐसी बॉन्ड है जो जल्दी ब्रेक नहीं हो, ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं हो तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। देखो, ब्रेक क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी तभी तो कुछ और बनेगा यहाँ से। अगर ए बी की बॉन्ड ही जुड़ी रहेगी तो और क्या बनेगा फिर, तो ब्रेक करानी पड़ती है। तो आप देखो यहाँ लिखा है डिफरेंट एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डिफरेंट बॉन्ड्स, मतलब डिफरेंट किस्म की बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। हेंस रेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। बिकॉज डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि डिफरेंट रिएक्टेंट जो होते हैं उनमें डिफरेंट किस्म की बॉन्ड्स होती हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आए होंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर करता है और नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर करता है। कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा, कैटलिस्ट होगा तो रेट ज़्यादा, ठीक। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा, ठीक। और जितना ये लास्ट फैक्टर है कि रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो रेट स्लो हो जाएगा रिएक्टेंट के बीच में, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो रेट स्लो, अगर वीक बॉन्ड है तो रेट फास्ट, ठीक। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे, तो ये आप लिख लो, इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। तो आप देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने टेक्स्ट बुक से कुछ पढ़ना है। आपको एक ग्राफ मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 64 पेज पे जो ग्राफ है उसमें इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड लिखा हुआ है, ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 63 पेज पे जो दो ग्राफ हैं ये देखने, इतना पढ़ाया उतने को अगर हम एक बार क्विक रिवीजन करें तो क्या क्या पढ़ा। पहले देखा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक, थक गए टूट गए हो आप पढ़ के। आप देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं हमने ये भी देखा, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उनका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में देखा, तो बहुत कुछ कवर हो गया है। तो आप इसको इतना करो, प्रिपेयर करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप अपना ध्यान रखो तब तक के लिए। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।